तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ओस्मो रेगुलेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पहले लेक्चर जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था दैट वाज अबाउट दी होम्योस्टेसिस, उसमें हमने होम्योस्टेसिस के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है और उसके कितने फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर में डिस्कस की थी और फाइनली मैंने आपको बताया था कि उस होम्योस्टेसिस के 3 टाइप्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला ओस्मो रेगुलेशन, फिर एक्सक्रिएशन और थर्मो रेगुलेशन होते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओस्मो रेगुलेशन से। ओस्मो रेगुलेशन ये जो वर्ड है, सबसे पहले हम इसकी इटामोलॉजिकल डेफिनेशन देखेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है। जिस तरह से हम देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसका एक वर्ड है ओस्मो और दूसरा इसका पार्ट है रेगुलेशन। सो इट हैज एक्चुअली 2 पार्ट्स। तो इसका जो पहला पार्ट है ओस्मो, जिसका मतलब होता है ओस्मोटिक पोटेंशियल। सो द वर्ड ओस्मो मीन्स ओस्मोटिक पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज ओस्मोटिक पोटेंशियल। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है मेंटेन विद इन स्पेसिफिक रेंज। तो अब हम देखेंगे कि ओस्मोटिक पोटेंशियल जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। अगर हम इसको सिंपली फिलहाल डिफाइन करें ओस्मोटिक पोटेंशियल को, तो हम इसको कहते हैं वाटर पोटेंशियल। यानी ओस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल एक ही चीज़ है। अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसको आगे चल के हम डिफाइन करेंगे कंप्लीटली, लेकिन ओस्मोटिक पोटेंशियल के हवाले से यहाँ पे वर्ड जैसे हमने वाटर यूज़ किया तो ये काफ़ी इजी होगा आपको समझने में कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी वाटर पोटेंशियल। ओके, सो अब इसकी अगर डेफिनेशन को हम देखेंगे ओस्मो रेगुलेशन की, तो वो क्या होगा, मेंटेनिंग वाटर पोटेंशियल विद इन स्पेसिफिक रेंज और मेंटेनिंग वाटर पोटेंशियल विद इन कांस्टेंट रेंज इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। सो वी राइट हियर डेफिनेशन, maintaining water potential within specific range। ओके, सो वाटर पोटेंशियल को स्पेसिफिक रेंज में रखने को ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। सो हेयर अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि किस चीज की वाटर पोटेंशियल ऑफ व्हाट। एक्चुअली वी हैव डिस्कस दैट वाटर पोटेंशियल ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी सेल के अराउंड जो फ्लूइड मौजूद होता है उसकी वाटर पोटेंशियल को कांस्टेंट रेंज में या स्पेसिफिक रेंज में या विद इन अ नैरो लिमिट रखने को हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जिस तरह से आपको अगर फर्स्ट लेक्चर में आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं और वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो एक्चुअली सेल्स के अराउंड मौजूद होता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज एन एनिमल सेल, ओके, एंड अगेन इफ वी ड्रा प्लांट सेल, सो दिस इज अ प्लांट सेल। और जैसा कि हम जानते हैं कि जानदार जितने भी हैं, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हों या मल्टी सेल्यूलर हों, सब में सेल्स मौजूद होते हैं। यूनिसेल्यूलर तो बजाते खुद ही एक सिंगल सेल जानदार होगा, उसके सराउंडिंग का जो फ्लूइड होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल है। सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड मौजूद होगा, जितनी भी सॉल्यूशंस मौजूद होंगी, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट अराउंड द सेल इज सेड टू बी द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ओके, और इसको इन शॉर्ट हम ECF भी कहते हैं, यानी समटाइम्स वी यूज इट एज अ ECF। ओके, ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और फ्लूइड दूसरा जो होता है वो इस सेल के अंदर मौजूद होता है। द फ्लूइड, द सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट विद इन दैट सेल, यानी इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सेपरेटेड होता है, वो इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेटेड रहता है। इस इंटरनल फ्लूइड को, जो फ्लूइड सेल के अंदर मौजूद होता है, इसको हम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं।
या इन शॉर्ट हम इसको ICF भी लिखते हैं। सो दिस इज से फॉर एग्जांपल ICF। okay, so whether it's a plant cell or it's an animal cell, both have intracellular as well as the extracellular fluid, यानी दोनों के अंदर यानी अराउंड जो होगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा और जो सेल के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। अगेन आप वापस आए डेफिनेशन के ऊपर, जैसे हमने बताया कि मेंटेनिंग वाटर पोटेंशियल विद इन स्पेसिफिक रेंज, इटामोलॉजिकल डेफिनेशन के हिसाब से। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है इसका वाटर पोटेंशियल स्पेसिफिक रेंज में रखना है। ये क्यों रखना है ये आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का वाटर पोटेंशियल एक नैरो लिमिट में स्पेसिफिक रेंज में होना क्यों जरूरी है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फ्यू मूवमेंट्स। ओके, और दूसरी बात यह है कि ये वाटर पोटेंशियल होता क्या है इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे हमने बताया कि फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है और एक इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है। चाहे वो यूनिसेल्यूलर जानदार हो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, व्हाटएवर जितने भी हैं, उनके अराउंड, सेल के अराउंड, उनकी बॉडी के सेल्स के अराउंड एक फ्लूइड होता है जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, या इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम भी देते हैं। यह हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा था, इंटरस्टिशियल fluid। okay, so that is the same thing because it is present outside of the cell। okay, तो हम देखेंगे कि ये जो दोनों फ्लूइड हैं, यानी वो फ्लूइड जो इस सेल के अंदर मौजूद है या वो फ्लूइड जो सेल के बाहर मौजूद है, ये एक्चुअली सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन को समझना लाजमी होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर हम केमिकली सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब होता है homogeneous mixture of solute and solvent is known as solution। So we write definition here that homogeneous mixture of solute and solvent okay is known as solution। यानी सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा वो सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सेल के अराउंड भी सॉल्यूशन मौजूद होती है, सेल के अंदर भी सॉल्यूशन मौजूद होती है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो एग्जांपल में से फॉर एग्जांपल हमारे पास लिक्विड में वाटर मौजूद होता है। सो से दिस इज अ गिलास ऑफ वाटर एंड विद इन दैट ग्लास ऑफ वाटर देयर इज वाटर दैट इज प्रेजेंट, यहाँ पे पानी मौजूद है। और इस पानी में अगर हम सॉल्यूट ऐड करें, यानी इसे फॉर एग्जांपल वी हैव शुगर, अगर हम इसके अंदर शुगर ऐड करते हैं सो अल्टीमेटली क्या होगा, अब ये जो प्योर वाटर था और ये शुगर, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होकर होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे। अब ये जो सॉल्यूशन का फॉर्म ले लेगा, यानी अब हम इसको कहेंगे सॉल्यूशन। सो व्हेन शुगर गेट्स डिसॉल्व्ड इन दिस वाटर दैट इज नाउ नोन एज सॉल्यूशन। अब हम इसको सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो पानी जो गिलास के अंदर मौजूद है वो सॉल्वेंट है। सो वी राइट हियर वाटर इज व्हाट, वाटर इज सॉल्वेंट। ओके, एंड द शुगर से दैट वी हैव एडेड हियर, ये शुगर जो हमने ऐड की है ये क्या है, ये सॉल्यूट है। सो शुगर इज सॉल्यूट। ओके, और इस शुगर और इस वाटर के मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बनी, यानी जो स्वीट वाटर बना, जो मीठा पानी बना, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सो स्वीट वाटर इज एक्चुअली द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होती है। तो जानदार जितने भी होते हैं वो सराउंडिंग से फूड बॉडी के अंदर लेते हैं,
फूड के साथ साथ पानी भी होता है उनका, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली उनकी बॉडी में वो सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर या लिक्विड नहीं होता, वो सारे का सारा सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये सॉल्यूशन जो बाहर मौजूद होती है या अंदर जो सेल के मौजूद होती है, हम इसको एक्चुअली फ्लूइड का नाम देते हैं। सो देयर वी आर राइटिंग द वर्ड फ्लूइड। ओके, सो एक फ्लूइड जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स के बाहर मौजूद होता है और एक फ्लूइड जो सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो बॉडी क्या करती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होम्योस्टेसिस के हिसाब से ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को विद इन कांस्टेंट रेंज और विद इन नैरो लिमिट जो है उसको रखने का काम करती है, ताकि जिस तरह से हम जानते हैं कि पानी जो होता है वो एक्चुअली सराउंडिंग से सेल के अंदर और सेल से फिर सराउंडिंग में यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। देयर इज एक्चुअली कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो इसीलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को हमें कांस्टेंट रेंज में या स्पेसिफिक रेंज में रखना बेहद लाजमी होता है, ताकि एक्चुअली जो पानी की जो मूवमेंट है वो विद इन सेल या सेल के बाहर नॉर्मल रेंज में रहे, ना ज़्यादा पानी सेल के अंदर दाखिल हो सके और ना ही ज़्यादा पानी सेल से बाहर मूव हो। इसीलिए जो वाटर की पोटेंशियल होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की, उसको कांस्टेंट रेंज में या उसको स्पेसिफिक रेंज में रखने के नाम को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ समझनी होगी, जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन की बात की कि बॉडी के अंदर एक्चुअली फ्लूइड जितना भी होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन अगर हम कंपेयर करें सॉल्यूशंस को, तो सॉल्यूशन एक्चुअली 3 टाइप्स की होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो देयर वी हैव एक्चुअली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशंस की 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन ये टाइप्स हम एक्चुअली तब बात करते हैं इसकी जब हम सॉल्यूशंस को कंपेयर करें, यानी अगर एक सॉल्यूशन को दूसरी सॉल्यूशन के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है सॉल्यूशन की उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। Then we have another type that is called as hypotonic, and the third type is isotonic. So इन 3 टर्म्स को हमें सबसे पहले देखना होगा कि इनका क्या मतलब होता है। सो जिस तरह से हमने बात की कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी मौजूद होता है और सॉल्यूट भी मौजूद होता है। सो ये जो वर्ड हैं एक्चुअली ये सॉल्यूट के बारे में ही डिफाइन करते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है हाइपर। हाइपर वर्ड का मतलब होता है हाई। ओके, सो अ सॉल्यूशन हैविंग हाई सॉल्यूट, यानी इसमें क्या होगा, हाई सॉल्यूट। सॉल्यूट की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। लेकिन अगेन याद रखें कि हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर एक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगी तो इसका मतलब है अल्टीमेटली उसके साथ जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी सॉल्यूशन क्या होगी, हाइपोटोनिक होगी। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि भाई सेल के अराउंड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक है। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं विद द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो फ्लूइड सेल के अंदर मौजूद है उसके मुकाबले में ये हाइपरटोनिक हुआ, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है इसके मुकाबले में। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या मकसद है, अ सॉल्यूशन हैविंग हाई सॉल्यूट, यानी जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो। तो अगेन एक अगर सॉल्यूशन हाइपर होगी तो दूसरी अल्टीमेटली हाइपो होगी। सो हमारे पास दूसरी सॉल्यूशन की टाइप है हाइपोटोनिक। सो देयर हाइपो वर्ड मीन्स लो। ओके, जिस तरह से हाइपर वर्ड का मतलब था हाई, तो सिमिलरली हाइपो वर्ड का मतलब होता है लो, यानी अ सॉल्यूशन हैविंग लो सॉल्यूट, यानी एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है, लो सॉल्यूट कहते हैं इसको, या और सिंप्लीफाई करें इसको हम कहते हैं लेस सॉल्यूट, यानी जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो एक दूसरी सॉल्यूशन के मुकाबले में। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास कंपैरिजन में तीसरी टाइप है सॉल्यूशन की, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। जिस तरह से वर्ड हाइपर और हाइपो को हमने डिफाइन किया, सिमिलरली यहाँ पे वर्ड हमारे पास है आइसो। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। सो वी हैव आइसो मीन्स सेम। सो
सेम से क्या मतलब है कि वो जो सॉल्यूशंस हम कंपेयर कर रहे थे, दोनों सॉल्यूशन दे बोथ हैव द सेम ओस्मोलरिटी, यानी उन दोनों सॉल्यूशंस की ओस्मोलरिटी सेम है। ओस्मोलरिटी का मतलब होता है टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन दैट इज प्रेजेंट विद इन अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट मौजूद होता है हम उसको ओस्मोलरिटी कहते हैं। वो आगे हम डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें वाटर पोटेंशियल को भी समझना है और इस पूरे मैकेनिज्म को भी समझना है, तो ओस्मोलरिटी को समझना बेहद ज़रूरी होगा। वो मैं आगे आपको डिफाइन कर रहा हूँ विद इन अ शॉर्ट टाइम। सो आइसोटोनिक का क्या हुआ, यानी दो सॉल्यूशंस जिनकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक जैसी हो, हैविंग सिमिलर और सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज सेड टू बी द आइसोटोनिक। सो बोथ सॉल्यूशन हैव सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ओके, सो अगर हम फिगर ड्रा करें यहाँ पर हाइपरटोनिक की, तो से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड यानी से फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर, ये पानी मौजूद है। और जिस तरह से हमने कहा कि हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक में हमने कहा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। सो से ये जो हम ब्लैक डॉट्स यहाँ पे बना रहे हैं, ये ब्लैक डॉट से फॉर एग्जांपल इज अ सॉल्यूट। सो दिस इज एक्चुअली अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी इसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। और सिमिलरली इसके साथ हमारे पास दूसरी सॉल्यूशन है जिसको हमने कहा हाइपोटोनिक। अगेन इसमें हमारे पास फ्लूइड जो कि वाटर है वो लिक्विड मौजूद है और इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ये हम सॉल्यूट बना रहे हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो ये हाइपो हो गई, ये हाइपर हो गई। और अगर यहाँ पे हम आइसोटोनिक की बात करते हैं तो दोनों सॉल्यूशंस में क्या होगा, यानी दोनों जो हम कंटेनर बना रहे हैं, इन दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होगी। सो से दिस इज सॉल्यूट, तो इसमें भी जितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं उसमें उतने बिल्कुल सेम हैं। तो इसी तरह से हमारे पास तीन टाइप्स हुई सॉल्यूशन की, लेकिन ये तब अगेन याद रखिए जब हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक उस वक्त हम बात करते हैं जब हम सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए एक सॉल्यूशन हाइपर होगी तो दूसरी हाइपो होगी, या दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगी, दोनों की सॉल्यूट कंसंट्रेशन बिल्कुल एक जैसी होगी, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हमने सॉल्यूशन की बात की और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की। तो अब हम डिफाइन करेंगे वाटर पोटेंशियल को, कि वाटर पोटेंशियल क्या है। ओके, तो हम आते हैं वाटर पोटेंशियल पर। वाटर पोटेंशियल is the potential of water to move from higher concentration towards lower concentration is known as water potential. So what is water potential? Potential of water to move from higher concentration towards lower concentration. ओके, सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होगी हम उसको कहेंगे, यानी वो मूवमेंट जिस वजह से होगी उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, यानी दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। ओके, सो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट जो काज होगी वो होगी वाटर पोटेंशियल की वजह से, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं ओस्मोसिस। जिस तरह से आप जनरली 8th क्लास की साइंसेज में पढ़ के आए हैं कि osmosis is actually the movement of water from its higher concentration towards its lower concentration. Similarly यहाँ पर हम इस U-shaped structure को एक्चुअली देखते हैं osmosis में, कि ये से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और इसमें पानी मौजूद है दोनों साइड्स में इक्वल लेवल, यानी यहाँ पर जितना पानी मौजूद है और इस साइड पर भी उतनी ही लेवल पर वाटर मौजूद है, ठीक है। तो जब हम
इसके अंदर से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है साइड ए और ये है साइड बी, ठीक है। तो अगर हम इस साइड से कुछ सॉल्यूशन से फॉर एग्जांपल सॉल्यूट से फॉर एग्जांपल शुगर है या सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये हम ऐड करते हैं, तो इसके ऐड होने से क्या होगा, और दूसरी बात यह है कि हम इस सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू से। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि मोस्टली हम यहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, कपास का इस्तेमाल करते हैं बीच में। तो कॉटन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मकसद क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को, कुछ मॉलिक्यूल्स को मूव करने की इजाज़त देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को स्टॉप करती है। यानी यहाँ से क्या होगा कि पानी दोनों तरफ फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड मूव करता रहेगा, क्योंकि वाटर के अंदर जैसे हमने बात की कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है जिसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसकी वजह से मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमने सोडियम क्लोराइड की ऐड किया है इसके अंदर, ये सॉल्यूट जो है, ये सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल्स में जो हमने सेल की बात की थी, तो सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसका भी काम यही होता है। यानी ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमने बताया कि जो फ्लूइड इनसाइड होता है और जो फ्लूइड एक्सटर्नल टू द सेल होता है जिसको हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा था, इन दोनों के बीच में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली इन दोनों फ्लूइड्स को सेपरेट करती है। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगेन यहाँ पे वाटर की जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोनों तरफ एक्चुअली जारी रहती है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल है। यानी ये सॉल्यूट को समटाइम्स अलो नहीं करती अंदर जाने के से, या बाहर इसकी मूवमेंट जो होती है सॉल्यूट की उसको अलो नहीं करती। लेकिन वाटर की मूवमेंट, वाटर वो वाहिद मॉलिक्यूल होता है जो इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्रीली मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की वजह से ओस्मोसिस काज होती है। ओके, ओस्मोसिस मैंने आपको बताया कि मूवमेंट जो होगी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप वापस आएँ और यहाँ पे इस चीज़ को देखें, तो मैंने आपको बताया कि ये यू शेप्ड जो बीकर है, इसमें हमारे पास दोनों साइड से जो लेवल है वाटर की वो बिल्कुल सेम है। लेकिन हमने क्या किया, और इसको हमने सेपरेट कर दिया इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जो कि हमने कॉटन इसके अंदर रखी है। अब हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ऐड किया, तो सोडियम क्लोराइड के ऐड होने से क्या हुआ, यहाँ पे जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सोडियम क्लोराइड के साथ, यानी सोडियम और क्लोरीन के साथ मिक्स हो गए, मिल गए। तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो गए, जबकि यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स वही अपने उसी कंसंट्रेशन में, उसी मिकदार में जैसे पहले थे वैसे ही मौजूद हैं। तो अब ओस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट जो होगी, यहाँ से वाटर मूव करेगा, यानी B to A मूवमेंट होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर वाटर की लेवल जो है वो अप हो जाएगी, और इस साइड से जो वाटर की जो पोजीशन है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि पानी यहाँ से B to A जाएगा। सो दिस इज नोन एज ओस्मोसिस। अब इसका तज़किरा, इसका जिक्र हमने क्यों किया, क्योंकि वाटर पोटेंशियल काजेज ओस्मोसिस। वाटर पोटेंशियल की वजह से ही ओस्मोसिस होती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं, इस इंट्रिंसिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहते हैं। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड मौजूद होता है और सेल्स के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, उसमें वाटर वो वाहिद मॉलिक्यूल होता है जो फ्रीली और कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है इनसाइड और आउटसाइड, इसकी मूवमेंट जारी रहती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ओस्मोसिस का तज़किरा करना लाजमी था। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, और उसके बाद ये मूवमेंट किस तरह से होती है वो हम अब इस साइड पे आके देखेंगे। तो से फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लड कैपिलरी, ये एक ब्लड कैपिलरी है, और हम वाटर जो है, पानी, वो एक्चुअली फूड के जरिए
यानी फूड जो हम खाते हैं उसमें वाटर मौजूद होता है, और प्लस में जो पानी हम ड्रिंक करते हैं यानी जो पानी हम पीते हैं, ये दोनों एक्चुअली जाकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर, सो फ्रॉम से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, सो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर ये जो फ्लूइड है ये इंटर हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज में से फॉर एग्जांपल यहाँ पर पानी जो है H2O, वो उसकी काफ़ी सारी मिकदार जो है वो ब्लड प्लाज्मा में, यानी ये हमारे पास क्या है, दिस इज दी ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में पानी इंटर हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जैसे हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी डाइजेस्टेड फूड या वाटर होता है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में इंटर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे पानी जो है से दीज आर दी H2O मॉलिक्यूल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स इंटर हो गए हैं ब्लड में। तो चाहे वो जो वाटर है वो हमने जो खाना खाया, जो फूड हमने लिया उसके अंदर मौजूद हो, या हमने जो पानी डायरेक्टली पिया, जो हमने वाटर ड्रिंक किया, वो सारा पानी क्या होगा, इस ब्लड प्लाज्मा में एंटर हो जाएगा। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा से ये इन कैपिलरीज से सीप होकर ये जितना भी फ्लूइड होता है उसका तकरीबन 20% ब्लड प्लाज्मा में रहता है, यानी फ्लूइड इज 20% प्रेजेंट विद इन दिस ब्लड प्लाज्मा, वेयर इज 80% ऑफ द फ्लूइड कम्स इनटू दिस पार्ट। ब्लड प्लाज्मा यानी इसके कैपिलरीज के अराउंड, उसके साइड पे जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है वो तकरीबन 80% होता है, और इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। सो दिस पार्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, तो ब्लड प्लाज्मा से ये फ्लूइड फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी पानी जो है वो यहाँ पर, ये सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो पानी के वो इस जगह पे आ जाएंगे। ओके, साथ में क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं होगा, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, चाहे वो प्लाज्मा के अंदर भी जितना भी फ्लूइड है वो सोल्यूशन के फॉर्म में है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो भी सोल्यूशन के फॉर्म में है, और सेल के अंदर अल्टीमेटली जब हम देखेंगे तो वहाँ पर भी जो फ्लूइड होता है वो भी सोल्यूशन के फॉर्म में ही होता है। सो दिस इज अगेन H2O। तो यहाँ पर जो वाटर है वो सीप होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। अब ये दोनों यानी ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड एज ECF। क्यों ECF कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों फ्लूइड यानी जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड मौजूद है या जो फ्लूइड सेल्स के अराउंड मौजूद है, यानी सेल्स के साथ टिश्यू फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इसको अगर हम टिश्यू फ्लूइड कहें तो भी एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों सेल के बाहर हैं, इसीलिए हम इनको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, यानी ब्लड प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेल एंड देयर इज सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, और सेल मेम्ब्रेन जिस तरह से हम जानते हैं कि फास्फोलिपिड बाय लेयर पर मुश्तमिल होती है सेल मेम्ब्रेन, सो से दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बीच में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उन प्रोटीन्स को जहां से पानी मूव करेगा विद इन द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से निकलकर बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो मूवमेंट होगी पानी की वो इन प्रोटीन्स के थ्रू होगी, क्योंकि बीच में ये जो लिपिड लेयर है, आपको पता है कि लिपिड जो लेयर होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी यहाँ से पानी अंदर और बाहर नहीं जा सकता, यानी यहाँ तक तो पानी आएगा लेकिन यहाँ पर फिर पानी के लिए बैरियर है। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन मौजूद होता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन।
सो दिस प्रोटीन इज नोन एज एक्वापोरिन प्रोटीन। इस प्रोटीन से ही पानी जो है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव करेगा। सो अब क्या होगा कि पानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, नाउ दिस इज द ICF, इसको हम कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो पानी यहाँ से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में और फिर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की जानिब कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी मौजूद होती है और उस इंट्रिंसिक एनर्जी की वजह से वाटर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रासेल्यूलर, ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली जारी रहती है। और हमने ये भी देखा कि एक्चुअली जो पानी है वो किस तरह से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की तरफ जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल है, यानी यहाँ पे बात हमने की वाटर पोटेंशियल, और ओस्मो रेगुलेशन में हमने कहा कि वाटर पोटेंशियल को हमने स्पेसिफिक रेंज के अंदर रखना है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये वाटर पोटेंशियल यानी वाटर की जो लेवल है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की जो लेवल है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कांस्टेंट रखना क्यों जरूरी है, उसको अभी हम देखेंगे। सो फाइनली अब हम ओस्मो रेगुलेशन का एग्जाम्पल लेंगे, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन होती है उसको जस्ट हम सिंपली देखेंगे। उसके बाद हम ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स जनरली इन डिटेल जो है जिस तरह से हमारे कोर्स में मौजूद है उसके ऊपर आएंगे। लेकिन फिलहाल हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर ताकि हम इस सारी चीज़ को समझें। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओस्मोलैरिटी हमें समझना होगा। ओस्मोलैरिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई तो थी, लेकिन उस डेफिनेशन को हमने राइट डाउन नहीं किया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ओस्मोलैरिटी। इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। अब ओस्मोलैरिटी क्या है? मैंने आपको बताया था कि ओस्मोलैरिटी इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट विद इन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट मौजूद होता है उसको हम ओस्मोलैरिटी कहते हैं। सो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विद इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज ओस्मोलैरिटी। ओके, और इसका जो यूनिट होता है वो हम कहते हैं मिली ओस्मोल पर लीटर। ओके, सो यहाँ पे हमें समझना ये है कि जितनी भी जो भी सॉल्यूशन है, जैसे हमने बात की कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ये एक्चुअली सॉल्यूशन ही होता है, तो उसके अंदर ओस्मोलैरिटी उसकी कितनी है। तो हमारे पास यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स की जो ओस्मोलैरिटी है वो कांस्टेंट है या उसकी एक रेंज है जो कि है 290 to 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। ठीक है, यानी 1 लीटर ब्लड में 290 to 300 मिली ओस्मोल ओस्मोलैरिटी होना लाजमी है, और इस चीज़ को ही एक्चुअली मेंटेन किया जाता है। यानी ओस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में फ्लूइड या लिक्विड या वाटर कितना भी आए, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अल्टीमेटली बॉडी इस रेंज पर 290 to 300 की रेंज पर मेंटेन रखती है। ये लाजमी है। ये क्यों लाजमी है ये मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लाजमी है। ठीक है, तो जैसा कि हमने होम्योस्टेसिस के टॉपिक में जो एग्जाम्पल दिया था वो हमने टेम्परेचर का लिया था कि टेम्परेचर जो है वो 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रहता है या कांस्टेंट बॉडी उसको रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़
जो कि एंजाइम रन करते हैं और एंजाइम्स आर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ जाती है तो फिर एंजाइम्स जो है वो अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते, वो डीनेचर हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये एक रेंज है, किसकी रेंज है? ओस्मोलरिटी की रेंज है। और ओस्मोलरिटी क्या है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विद इन अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जितनी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी हम उसको कहेंगे ओस्मोलरिटी, और बॉडी इस लेवल पर उसको मेंटेन करती है। अब से फॉर एग्जांपल इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, एक जानदार जो कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करता है तो भी क्या होगा? ओस्मोलरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। या एक जानदार काफ़ी टाइम तक पानी का इस्तेमाल नहीं करता, पानी नहीं पीता, ठीक है, तो भी क्या होगा? अल्टीमेटली या वो वाटर लूज करता है, एक्सरसाइज करता है, स्वेटिंग की वजह से या किसी भी वजह से वाटर उससे लॉस हो जाता है। तो दोनों सूरतों में जैसे ही वाटर लॉस होगा तो अल्टीमेटली अगर एक सोल्यूशन में से पानी निकल जाता है तो हमें पता है कि वहाँ पे फिर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो उस वाटर के मुकाबले में बढ़ जाती है। तो यहाँ ये कंसंट्रेशन ओस्मोलरिटी यहाँ बढ़ती है या कम होती है, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है। लेकिन बॉडी क्या करती है? होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जो कि ओस्मो रेगुलेशन है उसके हवाले से बॉडी 290 to 300 मिली ओस्मोल पर इसको मेंटेन करती है। अब ये किस तरह से मेंटेन करती है, जिस्म को कैसे पता चलता है वो हम देखेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ओके, एंड बिहाइंड द हाइपोथैलेमस एज यू नो देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है जो कि इसका एक्चुअली सबऑर्डिनेट ग्लैंड कहते हैं या कुछ भी। तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, सो से फॉर एग्जांपल दिस इज द हाइपोथैलेमस, ओके, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि होम्योस्टेटिक स्टेसिस का जो कंट्रोल सेंटर होता है, जो कि मेन प्लेयर होता है, वो एनिमल्स में ब्रेन ही होता है। तो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। अब क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, से दीज आर द रिसेप्टर्स, और इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स। अगेन आपको याद होगा होम्योस्टेसिस में मैंने आपको कहा था कि बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, सिमिलरली ओस्मो रिसेप्टर्स। सो दिस इज द ओस्मो रिसेप्टर। अब ओस्मो रिसेप्टर का क्या काम होगा? ओस्मो रिसेप्टर्स फंक्शन इज टू डिटेक्ट द ओस्मोलरिटी, यानी इसको डिटेक्ट करता है। जैसे थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, सिमिलरली ओस्मो रिसेप्टर्स आर गोइंग टू डिटेक्ट द ओस्मोलरिटी, ओके। सो ब्लड जो है यहाँ हाइपोथैलेमस से कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। तो यहाँ पर मौजूद जो ओस्मो रिसेप्टर है वो उस ब्लड की ओस्मोलरिटी को डिटेक्ट करता रहता है। और अगर ओस्मोलरिटी से फॉर एग्जांपल बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से, और ओस्मोलरिटी जब बढ़ेगी इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, ओके। अगर ओस्मोलरिटी बढ़ती है तो उसको ओस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। और ओस्मोलरिटी बढ़ने का क्या मकसद होता है? ओस्मोलरिटी बढ़ने का मकसद होता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि भाई ओस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई, यानी सॉल्यूट ओस्मोलरिटी, ओके, ये अगर इंक्रीज हो गई है यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस में स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं, और इन सेल्स का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट अ हार्मोन। ये एक हार्मोन बनाते हैं, से दिस इज हार्मोन, और ये हार्मोन आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जमा हो जाता है। इस हार्मोन को हम कहते हैं ADH, ओके। सो सिंपली दिस हार्मोन इज नोन एज ADH। ADH का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ओके। ये जो हार्मोन है ये फिर एक्चुअली वापस बैलेंस में लाता है ओस्मोलरिटी को, ठीक है। वो किस तरह से लाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो से फॉर एग्जांपल अगर ओस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई, यानी अगर ओस्मोलरिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका क्या मकसद है कि फ्लूइड के अंदर वाटर जो है वो कम होगा। सो ओस्मोलरिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी ADH भी
ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ADH विल बी रिलीज्ड, सो ADH की सिक्रेशन भी बढ़ जाएगी। अब इस ADH की बढ़ती हुई सिक्रेशन से क्या होगा, ये ADH ब्लड कैपिलरीज से ट्रेवल करेगा, यानी दिस विल एंटर इनटू द ब्लड, ये ब्लड में एंटर होगा और ब्लड में एंटर से दिस इज ओवर इन द ब्लड, ये ब्लड में आ गया। ब्लड में एंटर होने के बाद ये फाइनली फिर क्या होगा, किडनी के पास आएगा, ठीक है, से दिस इज किडनी। किडनीज के पास जैसे ही ADH आएगा तो ये ADH जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यानी इसका क्या मकसद है, इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये डायूरेसिस को स्टॉप करता है। ADH stops diuresis. Okay. Now what is diuresis? Diuresis means loss of water. So it is anti diuresis, यानी ये diuresis को क्या करेगा, रोकेगा, वाटर के लॉस को रोकेगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ओस्मोलरिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, यूरिन जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो देयर वुड बी लेस यूरिन, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर यूरिन की प्रोडक्शन ADH की वजह से कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में ओस्मोलरिटी बढ़ गई है। और ओस्मोलरिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि मुसलसल उस जानदार ने या तो पानी नहीं पिया है, या उसने पर्सपारेशन की वजह से, या मुख्तलिफ दूसरे काजेज की वजह से उसने पानी, स्वेटिंग की वजह से पानी लॉस किया है, तो लॉस होने की वजह से ओस्मोलरिटी बढ़ गई है। ओके, तो ओस्मोलरिटी बढ़ गई यानी इस रेंज से 300 की रेंज से भी बढ़ गई है, तो बॉडी ने उसको मेंटेन कैसे किया, हाइपोथैलेमस में मौजूद ओस्मोरिसेप्टर्स ने इस चीज को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से ADH हार्मोन हाइपोथैलेमस में मौजूद जो सेल्स होते हैं उन्होंने बनाया और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया, वहां से ब्लड प्लाज्मा के अंदर इंटर हुआ एंड देन फाइनली वो रीच करता है किडनी की तरफ। ठीक है, किडनी के पास आता है, तो किडनी क्या करेगी, किडनी का फिर फंक्शन होता है, जो वाटर ये अमूमन लॉस करती रहती है, फिर वहां से वाटर की रीएब्जॉर्बिशन होगी। सो रीएब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की रीएब्जॉर्बिशन होगी और अल्टीमेटली देयर वुड बी लेस यूरिन। सो एक केस तो ये हुआ। अगर हम दूसरे केस को देखेंगे, कैसे फॉर एग्जांपल ओस्मोलरिटी डिक्रीज होती है, यानी कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है या वाटरी फूड का इस्तेमाल होता है, तो उसमें क्या होगा कि वाटर के ज़्यादा बढ़ जाने से जाहिर सी बात है ओस्मोलरिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वाटर के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो उस सूरत में क्या होगा, यहाँ पर अगर हम कहते हैं भाई ओस्मोलरिटी हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है, ओस्मोलरिटी डिक्रीज हुई, तो अल्टीमेटली ओस्मोरिसेप्टर्स ही उसको डिटेक्ट करेंगे जो कि हाइपोथैलेमस में होंगे। मैंने आपको बताया ब्लड की कंटिन्यूअसली फ्लो रहती है, तो वहां पर उन्होंने डिटेक्ट किया कि भाई ओस्मोलरिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। तो वहां पर अब क्या होगा, उसके एंटी रेस्पॉन्स जनरेट होगी। उस एंटी रेस्पॉन्स में क्या होगा, ADH की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी या बिल्कुल कम हो जाएगी। सो ये जो डायूरेटिक हार्मोन है यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई। सो ब्लड में कम ADH आएगा और अल्टीमेटली किडनी के पास भी ADH की मिकदार वो प्रॉपर नहीं होगी, तो वाटर का जो लॉस है वो मुसलसल होगा, यानी रीएब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर विल नॉट टेक प्लेस, पानी की रीएब्जॉर्बिशन नहीं होगी। सो अल्टीमेटली देयर विल बी हाई यूरिन या मोर यूरिन। सो उस जानदार में मुसलसल काफ़ी मिकदार में यूरिन जो है, डाइल्यूटेड यूरिन या सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में जो है वो यूरिन लॉस होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये ओस्मोलरिटी मेंटेन हो जाएगी। अच्छा, तो ये हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन होती है। मैंने आपको दोनों कंडीशंस बताई कि अगर ओस्मोलरिटी बढ़ गई तो क्या होगा, ओस्मोलरिटी कम हो गई तो बॉडी फिर उसको किस तरह से मेंटेन करती है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये क्यों होता है। अगेन फिर वापस हमें उसी ही पॉइंट पे जहां से हमने शुरू किया था, सेल फ्लूइड, वापस हम यहाँ पे इस तस्वीर को ड्रा कर लेते हैं। इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड की बात की थी हमने, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने क्या था कि ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, और जो फ्लूइड इस सेल के अराउंड मौजूद है, जो इस सेल के बाहर मौजूद है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है इसको।
अब हम देखेंगे कि वाटर की कंसंट्रेशन, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन अगर बाहर ज़्यादा है तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। और सेल के अंदर जाने से क्या होगा, देयर वुड बी चांस ऑफ बस्टिंग ऑफ दिस सेल, ये सेल जो है वो बस्ट हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बस्ट होने के, यानी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर अल्टीमेटली ऑस्मोलरिटी के बढ़ जाने से सराउंडिंग में अगर फ्री वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन से फॉर एग्जांपल कम हो गई, बाहर अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के हिसाब से, तो क्या होगा, पानी लॉस होगा। और पानी के लॉस होने से क्या होगा, देयर विड बी एक्चुअली सेल जो है वो ड्राई आउट हो जाएगा, या श्रिंक हम इसको कहते हैं, सो सेल विल बी ड्राई आउट। सो दोनों कंडीशंस में सेल के लिए बेहद नुकसान होता है, यानी सेल जो है वो बस्ट हो सकता है, ठीक है, सेल ड्राई आउट हो सकता है। अगर ऑस्मोलरिटी बाहर बढ़ जाती है तो सेल ड्राई आउट हो जाएगा, अगर ऑस्मोलरिटी बाहर कम हो जाती है तो सेल क्या होगा, वो अंदर कंटिन्यूअस फ्लो की वाटर की वजह से, क्योंकि वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बस्ट हो जाएगा। तो यानी ये दो कंडीशन जो कि मेन प्रॉब्लम्स हैं ये होंगी। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम कहें भाई ये एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं भी होती हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर असर जरूर होगा। यानी अगर थोड़ी बहुत ऑस्मोलरिटी में चेंजेस आती हैं कि भाई इतना ज़्यादा पानी सेल से बाहर नहीं निकलता, या सेल के अंदर फ्लो इतनी ज़्यादा नहीं है कि सेल जो है वो बस्ट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा जो प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर असर हो जाएगा। यानी इसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, या डीएनए की सिंथेसिस मोस्टली जो है वो ऑस्मोलरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हर जानदार, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, वो सैलिनिटी को मेंटेन करके रखता है, वो एसिड और बेस की जो सॉल्यूशंस होती हैं उनको मेंटेन करके रखता है। तो सिमिलरली यहाँ पर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। सो ये हमारा ओवरऑल जनरल जो है वो कॉन्सेप्ट था कि ऑस्मोरेगुलेशन होता क्या है। यानी अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, और फिर हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन बींग्स का कि ह्यूमन बींग्स में ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से मेंटेन होती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा होपफुली वो सबसे पहले होगा ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। हम देखेंगे कि प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है और प्लांट्स किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट में खुद को टॉलरेट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, जो कि हमारे एक्चुअली टॉपिक के अंदर है। हालांकि ये चीज़ हमारे टॉपिक में नहीं थी, लेकिन समझाना बेहद ज़रूरी था। होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऑस्मोरेगुलेशन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों मेंटेन करता है हर जानदार अपने बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन के मैकेनिज्म को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस अ लॉट।